हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में एक बार फिर से 1246 नए मामले सामने आए हैं। झारखंड में चीनी वायरस थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य में 1246 नए मरीज मिले, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 51,063 हो गई है। वहीं से मरने वालों की संख्या भी अब तक 511 पर पहुँच गई है। हालांकि राज्य में चीनी वायरस से संक्रमित 36,184 नए मरीज स्वस्थ हुए, वहीं 14,368 मरीज अभी भी पॉजिटिव हैं। मैट्रिक इंटर सिलेबस में कटौती के बाद अब 8वीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम भी होगा संशोधित। मैट्रिक और इंटर सिलेबस में कटौती करने के बाद शिक्षा विभाग ने तय किया है कि अब 8वीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम भी संशोधित किया जाएगा। इन कक्षाओं का पाठ्यक्रम भी 40% तक छोटा किया जाएगा। अगले सप्ताह तक संशोधन हो जाएगा। इसके बाद संशोधित पाठ्यक्रम के हिसाब से फिर डिजिटल कंटेंट भेजे जाएंगे। डिजिटल कंटेंट की पहुंच कम होने के कारण यह फैसला लिया गया है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 1 से 8वीं तक के सिलेबस में भी 40% की कटौती करने का निश्चय किया है। संबंधित शिक्षकों को इस बात का निर्देश भी दे दिया गया है। हेमंत सोरेन ने कहा, नई शिक्षा नीति निजीकरण एवं व्यापारिक को बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नई शिक्षा नीति निजीकरण एवं व्यापारीकरण को बढ़ावा दे रही है। यह अवसर समानता के मौलिक अधिकार पर आघात होगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद यह सिर्फ तीसरा मौका है जब शिक्षा नीति पर चर्चा हो रही है। मैं इस पहल के लिए केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत एक विविधता से भरा देश है। यह विभिन्न राज्यों की जरूरत अलग अलग है और जैसा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसे बनाने में सभी राज्यों के साथ खुले मन से चर्चा होनी चाहिए थी, जिससे कोई राज्य इसे अपने ऊपर थोपा ना माने। तो झारखंड में क्या शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए या नहीं, आप अपना राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड में 3 दिनों तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट। सोमवार को सुबह से ही तेज धूप खिली हुई है, मगर मौसम विभाग के अनुसार आज से 3 दिनों तक झारखंड के कई जिलों में वज्रपात की संभावना है। इसके साथ ही खेत में काम कर रहे किसानों को वज्रपात की स्थिति में मौसम विभाग ने पेड़ और खंभों से दूर सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा जैसे जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक झारखंड में कई जिलों में बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना बनी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी अब छंटनी की राह पर। 50 की उम्र से ज़्यादा वाले कर्मियों को किया जा सकता है बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिम्मेदार, जवाबदेह और कुशल प्रशासन की योजना के कारण 36 लाख सरकारी कर्मी दशत में। प्रधानमंत्री के तहत आने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 10 पन्नों का सर्कुलर जारी किया है, जिसमें हर 3 माह पर कर्मचारी के कामकाज की समीक्षा करने की बात कही गई है। अब तक विभाग की वार्षिक समीक्षा तय किया करता था। इसके उद्देश्य उन लोगों को छांटना है जिनकी कार्य क्षमता, कार्य समर्पण या वफादारी संदिग्ध है। पहले इस समीक्षा के तहत 55 वर्ष से अधिक उम्र वालों की छंटनी की तलवार लटका करती थी, लेकिन अब 50 वर्ष की उम्र होने पर ही काम क्षमता जाँच की जाएगी। तो क्या है मोदी सरकार का फैसला सही है या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरोप, झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने झारखंड की हेमंत सरकार पर बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। आरोप लगाया कि राज्य में एक बार फिर नक्सलवाद और उग्रवाद पैर पसारने लगा है। झारखंड प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी का वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए नड्डा ने राज प्रकाश को कमजोर और तुष्टीकरण की निशाना बताया है। जेपी नड्डा ने राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली महागठबंधन की सरकार को भ्रष्टाचार से लिप्त कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार युक्त और विकास मुक्त है। विकास इसलिए नहीं किया जा रहा है। तो क्या बात सही है? अगर आपको लगता है कि हेमंत सरकार की कार्यकाल में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप हमें कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। भारत के कड़े रुख से चीन पीछे हटने का दबाव बढ़ा। राजनाथ सिंह ने दिया है संदेश। वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर भारत के सख्त और आक्रामक रुख अपनाने से चीन पीछे हटने का दबाव बढ़ गया है। रक्षा मंत्री जगन्नाथ सिंह ने भी चीन के रक्षा मंत्री को स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत चीन की नाजायज शर्त को नहीं मानेगा और उसे हर हाल में मई से पूर्व स्थिति को बहाल करनी होगी। रक्षा क्षेत्रों के विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्थिति में चीन के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चीन में इस समय पूरी दुनिया के खिलाफ माहौल बना हुआ है। यदि एलएसी पर हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी स्वतः चीन पर ही आ जाएगी। वहीं चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत भी तैयार है। रूस के रक्षा मंत्री को दी गई कोरोना वैक्सीन की खुराक अगले हफ्ते आम जनता को भी मिलेगी। भारत समेत दुनिया भर में चीनी वायरस मामले की तेजी बढ़ रही है। इसी बीच एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि चीनी वायरस से वैक्सीन तैयार हो गई है। स्पुतनिक वी को अगले हफ्ते आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। रूस के रक्षा मंत्री को वैक्सीन
स्पुतनिक वी भी दी गई है। दवा लेने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि वह अच्छा महसूस कर रहे हैं और कोई साइड इफेक्ट का अनुभव नहीं कर रहे। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी एक बेटी को भी टीका दिया जा चुका है और उसमें एंटीबॉडी विकसित हुए हैं। इसके अलावा रूसी व्यापार मंत्री डेनिस मंटूरोव को भी इसका टीका लगाया गया था। अगर इसके बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखता है तो इसे आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर होगा सम्मेलन, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। मोदी सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कर चुकी है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर एक सम्मेलन होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल होने वाले हैं। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी, मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसके परिवर्तनकारी प्रभाव पर राष्ट्रपति, राज्यपालों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ एक सम्मेलन में शामिल रहूंगा। इस सम्मेलन से होने वाला उद्धार भारत को ज्ञान का केंद्र बनाने में हमारे प्रयासों को मजबूत करेगा। क्या नई शिक्षा नीति से भारत के शिक्षा जगत में कुछ बदलाव होगा या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब राज्य के सभी शिक्षकों को दीक्षा एवं ई विद्या वाहिनी ऐप पर पंजीयन कराना होगा। राज्य के सभी शिक्षकों को ई विद्या वाहिनी और दीक्षा ऐप पर पंजीयन कराना तथा इसके माध्यम से सतत शैक्षिक संवाद करना भी अनिवार्य है। दीक्षा को भारत सरकार द्वारा ई विद्या कार्यक्रम के तहत वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के रूप में घोषित किया गया है। आगामी सप्ताह से दीक्षा पर झारखंड राज्य के शिक्षकों के लिए अधिगम अध्यापन संबंधित ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध होंगे जिन्हें सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य होगा। राज्य के सभी शिक्षकों को अविलंब दीक्षा के वेबसाइट diksha.gov.in पर जाकर अपना पंजीयन सुनिश्चित करना है तथा इसमें विद्या वाहिनी का टीचर आईडी एवं संबंधित मोबाइल नंबर डालकर अपना प्रोफाइल एक्टिवेट करना होगा। जिनके पहले से पंजीयन किया हुआ है उन्हें बस अपना मोबाइल नंबर डालकर प्रोफाइल अपडेट करना होगा। अगर इससे कोई रिलेटेड आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हवाई जहाज से पहुंच सकेंगे बाबा धाम। 400 करोड़ की लागत से शुरू होगा देवघर एयरपोर्ट। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर तक अब आप भी आसानी से पहुंच सकते हैं। देवघर भी देश के बड़े शहरों से हवाई मार्ग के जरिए जुड़ने वाला है। भगवान शंकर की नगरी के रूप में मशहूर बाबा धाम यानी देवघर में एयरपोर्ट का काम शुरू होने वाला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस काम में तेजी लाने का आदेश दे दिया है। AAI ने झारखंड सरकार और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की मदद से देवघर में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एयरपोर्ट को जल्द शुरू करने की बात कही है। वहीं राज्य का यह दूसरा हवाई अड्डा होगा। NCB आज नहीं लेगी ब्लड सैंपल। रिया ने नहीं दिया सही जवाब तो शाम तक हो जाएगी गिरफ्तारी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आए ड्रग्स एंगल के मामले में ही हाल में दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया गया था। NCB के मुताबिक अभी किसी ब्लड सैंपल नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ रूटीन मेडिकल चेकअप जो गिरफ्तार आरोपियों को कराया जाता है। NCB के पूछताछ में कुल 4 किरदार होंगे। पहले रिया और उनके सामने पहले शाश्विक चक्रवर्ती, फिर सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत होंगे। खुद मल्होत्रा एवं सीमा अरमान खाड़े इसमें सवाल का जवाब करेंगे। अगर रिया चक्रवर्ती ने सही जवाब नहीं दिया तो शाम तक उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्या रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करना सही होगा या नहीं, आप अपना राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। IPL 2020 का शेड्यूल हुआ जारी। मुंबई और चेन्नई के बीच खेला जाएगा पहला मैच। BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। IPL के 13वें सीजन का आगाज 19 सितंबर से आबू धाबी स्टेडियम में होगा। सीजन का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाएगा। शनिवार को पहला मैच के बाद दुबई में रविवार को दिल्ली कैपिटल्स और किंग 11 के बीच में मैच खेला जाएगा और टूर्नामेंट का तीसरा मैच सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स के बीच होगा। ये सभी मुकाबले अब जबरदस्त टक्कर वाले हैं तो यह एक रोमांचक मैच साबित हो सकता है। झारखंड के गोड्डा से अपनी गर्भवती पत्नी को स्कूटर पर बिठाकर 1200 किलोमीटर तक का सफर तय कर परीक्षा दिलाने ग्वालियर आए धनंजय कुमार और उनकी पत्नी अब हवाई जहाज से घर जाएंगे। उनके लिए हवाई यात्रा का इंतजाम अडानी फाउंडेशन ने किया है। धनंजय ने रविवार को बताया कि अडानी ग्रुप के फाउंडेशन की ओर से हमें ग्वालियर से रांची की हवाई यात्रा का टिकट मिल गया। यह टिकट 16 सितंबर का है। ग्वालियर से रांची की सीधी उड़ान नहीं है, इसलिए हमें दोनों हैदराबाद होकर रांची पहुंचेंगे। चीनी वायरस महामारी के कारण ट्रेन और बस सहित यात्रा के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण झारखंड के गोड्डा से धनंजय कुमार अपनी पत्नी को स्कूटर पर बिठाकर DLED की परीक्षा दिलाने के लिए 30 अगस्त को ग्वालियर आए थे। असंगठित अर्थव्यवस्था पर बड़ा हमला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा रविवार को देश की अर्थव्यवस्था को लेकर वीडियो श्रृंखला की तीसरी कड़ी सोशल मीडिया पर जारी किया गया।
राहुल गांधी ने स्पीक इकोनॉमिक के तहत प्रधानमंत्री द्वारा नोटबंदी, गलत जीएसटी एवं लॉकडाउन के मद्देनजर लगातार गिरती अर्थव्यवस्था एवं असंगठित कामगारों पर हो रहे हमले को लेकर देश की जनता को सामने फिर अपनी राय रखी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि जीएसटी असंगठित अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा हमला था। एनडीए की जीएसटी का नतीजा क्या है, यह छिपा नहीं है। केंद्र सरकार राज्यों के जीएसटी का पैसा नहीं दे पा रही है। केंद्र सरकार प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों के पैसे नहीं दे पा रही है। ऐसे में जीएसटी भी बिल्कुल फेल है। तो क्या सरकार की जीएसटी और नोटबंदी से कोई भी फायदा देश को नहीं हुआ या नुकसान हुआ है? आप अपना राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।